हाय, दिस इज़ राजकुमार खाबिया। आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री का हमारे पास केमिस्ट्री में जितनी भी कैलकुलेशन के मेन पॉइंट्स आती हैं वो स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। वैसे तो लोगों से आपने सुना होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर ये पॉइंट आपको ईजिली समझ आ जाती है, मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप ईजिली न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनको सोल्व करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टोइकियोमेट्री। ये जो है प्रोनाउंस्ड कैसे होता है? प्रोनाउंस्ड एज स्टोइकियोमेट्री। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टोइकियोमेट्री। कुछ बुक्स में कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। तो डिफरेंट बुक्स में इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट दी जाती है। कुछ स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, कुछ इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, कुछ इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट या फर्स्ट प्रिंसिपल। स्टोइकियन का मतलब हो गया एलिमेंट और फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड मेट्रन मीन्स टू मेयर। मेट्रन मीन्स टू मेयर, टू मेयर द एलिमेंट्स, टू मेयर द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज द स्टोइकियोमेट्री। इट इज द branch of chemistry which tells us the quantitative relationship between reactant and product। मतलब ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता क्या है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल्स के टर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, या मासेस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखेंगे किसके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो किस टाइप का हो सकता है, वो मोल मोल का, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का, वॉल्यूम वॉल्यूम का, पार्टिकल पार्टिकल का, या मासेस मासेस का। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि मास मास रिलेशनशिप हो सकता है, मास वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम हो सकता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकल वॉल्यूम हो सकता है, मॉलिक्यूल मास हो सकता है, मास मॉलिक्यूल हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के इस स्टोइकियोमेट्री में आप रिलेशन शो करवा सकते हैं। लेकिन जो मेनली हम बात करते हैं वो यहाँ पर मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन में a + 2b टू प्रोड्यूस 3c + 4d। ये अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हमने लिखी है। एक रिएक्टेंट ए, वो रिएक्शन करा है बी के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करा है, सी और डी। अब ए के कितने मोल्स हैं हमारे पास, 1 मोल, बी के कितने मोल्स हैं, 2 मोल, सी के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, और डी के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स। तो हम ये यहाँ पर देख सकते हैं
कि ए कितने मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्शन कर सकता है, और अगर ए बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी के हमें कितने मोल्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर इन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी एक आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको गिवन होगा और उसकी मदद से आप प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, क्वांटिटी हमेशा आपको किसी भी एक ही गिवन होगी, सिंगल क्वांटिटी ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। इस स्टोइकियोमेट्री में जहाँ पर हम मास वॉल्यूम या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सिंगल क्वांटिटी गिवन होगी, बाकी आपको अदर्स क्या करने होंगे, डिटरमाइन करने होंगे। अगर इन केस आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है और उनकी क्वांटिटी आपको गिवन है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की अगर क्वांटिटी आपको गिवन है, तो फिर वो मास वॉल्यूम या वॉल्यूम में नहीं आ रहा, वो फिर हमारा आगे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट। तो उससे ये न्यूमेरिकल रिलेटेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये जनरल बात हो गई कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसके 2 मोल्स हैं, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि भाई 1 मोल के साथ बी के मुझे कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल। अगर मेरे पास 2 मोल्स हैं ए के, तो यहाँ पर कितने मोल्स चाहिए, 4 मोल्स। मतलब ए को बी के साथ रिएक्शन करवाने के लिए मुझे क्या देखना है कि ए का 1 मोल है और बी के 2 मोल्स हैं। जब ए का मैंने वैल्यू डबल कर दिया, तो मेरे पास बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डबल। तो जब ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे, तो मुझे सी और डी कितना मिलेगा, ये हम कहेंगे ये 1 मोल है, जो गिवन है उसका ही रिलेशन दूसरे के साथ देखना है। गिवन को अननोन को फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा। जो गिवन होगा वो आपको हेल्प करेगा किसी भी अननोन को डिटरमाइन करने में। तो ये आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स की मदद से आप बी, सी और डी को डिटरमाइन इजीली कर सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई ए का 1 मोल है, तो सी के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 3। अगर बी, ए का जो है हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो सी के कितने मोल्स मिल जाएंगे, 2 का ये डबल करवा दें, क्योंकि 1 है यहाँ पर 3, तो 2 का क्या हो जाएगा, 6 मोल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये 1 मोल है और डी के कितने मोल्स मिल रहे हैं, 4। तो यहाँ पर ये डबल हो गया, मतलब 1 का क्या है, डबल। तो इसका भी आप क्या कर देंगे, डबल। तो इसका कितने मोल्स हो जाएंगे, 8 मोल्स हो जाएंगे। तो इसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कि किस तरह हम स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अजम्पशंस की तरफ कि इनकी अजम्पशंस हैं क्या। अजम्पशंस में है भाई नो साइड रिएक्शंस, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऑल रिएक्टेंट्स are completely converted into product। कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। All reactants are completely converted into product। Reaction must obey law of कंजर्वेशन ऑफ मास, अब सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं नो साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन का मतलब है कि जब कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट का जो अमाउंट मिलेगा वो हमें एग्जैक्ट ही मिलेगा, उसमें कोई भी वैल्यू में डिक्रीज नहीं आएगी। जैसे अगर मैं कह दूं कि कार्बन रिएक्शन कराए ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। तो मेनली हमारे पास प्रोडक्ट ये बनी थी, इस चीज़ का बना, मतलब ये क्या हो गया, साइड रिएक्शन हो गया। साइड रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में मिलेगा वो कम मिल सकता है। तो पहली बात है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जितना भी अमाउंट आपने रिएक्टेंट्स का लिया है वो पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तीसरी पॉइंट है रिएक्शन मस्ट ओबे लॉ ऑफ
अब थर्ड पॉइंट है अपने पास, रिएक्शन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मकसद हो गया कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मासेस है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा, कार्बन का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 32। एक का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अब ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट साइड टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 44 ग्राम। तो क्या देखते हैं प्रोडक्ट साइड भी इतना ही अमाउंट आ रहा है, तो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट की तरफ आगे कार्बन एक है तो उसका 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद रिएक्शन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो रिलेशन है वो सिर्फ मास में फॉलो होता है, मोल में फॉलो नहीं हो सकता, वॉल्यूम में फॉलो नहीं हो सकता, जस्ट मास रिलेशनशिप को ये फॉलो करता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहता है। मास रिलेशनशिप को ये फॉलो करता है रूल, वॉल्यूम या मोल मॉलिक्यूल्स वाले रिलेशन को ये फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एक और, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब स्टोइकियोमेट्री की एजम्पशंस में ये भी पॉइंट है कि जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करें, फॉलो करें। जैसे मैं लिख देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट आपने बनाई, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को देखना है। कार्बन के कितने एटम्स हैं 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 12, जबकि ऑक्सीजन 2 का कितना हो जाएगा 32, क्योंकि एक का क्या होता है 16। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 का डबल इसके ऊपर 3 टाइम और 4 का डबल इसके ऊपर 8 टाइम, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल लें, 5 मॉलिक्यूल लें, 10 मॉलिक्यूल लें, इनके लिए रेशो जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 CO2, तो मैं लिख दूँ भाई कार्बन कितने और ऑक्सीजन कितने, तो आपने रेशो लिखा 5:5, कार्बन 5 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 10 हो गए। मैं यहाँ पर भी इनको सिंपल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने सीधे तरीके से करना है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। फिर आपने लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाय 16, 5 to the 10, कार्बन ऑक्सीजन 10 हो गए तो 10 मल्टीप्लाई 16, 5 12 the 60 और ये क्या हो जाएगा 160। 0 कैंसिल कर दो, 0 कैंसिल कर दो यहाँ पर। अब 2 का टेबल इसके ऊपर कितनी मरतबा 3 टाइम और 2 का टेबल इसके ऊपर 8 टाइम, 3:8। तो यहाँ पर भी 3:8 है, यहाँ पर भी 3:8 है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो भी स्टोइकियोमेट्री में रूल क्या होता है, ओबे होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, रिएक्शंस मस्ट बी इरिवर्सिबल। रिएक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल का मतलब होता है वन वे रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में हो और उस रिएक्शन को आप किससे शो करते हो, सिंगल हेड एरो के साथ। मतलब उसी रिएक्शन में ऐसा एरो दिया जाता है जिसमें सिंगल हेड होता है और ये रिएक्शन किसकी तरफ मूव होता है, कंप्लीशन। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, कुछ ही वक्त के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें जो यूज़ होगा रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी उनकी लिमिटेशंस हैं
कि क्या क्या चीज़ जो है स्टोइकियोमेट्री हमें नहीं बताती, उनकी तरफ हम चलते हैं। कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस की कोई कंडीशन नहीं बताता, रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं बताता, ETC। मतलब स्टोइकियोमेट्री आपको रिएक्शन का रेट नहीं बताएगी कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, या इस रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में स्टोइकियोमेट्री नहीं बताएगी। तो ये स्टोइकियोमेट्री की क्या है, लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट की। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, अब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट किसको कहते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो अमाउंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अमाउंट है, उस अमाउंट को आप क्या कह सकते हो? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। मतलब जो आपने अजम्पशंस पढ़े उसमें ये पॉइंट भी हमेशा याद रखनी है आपने कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। अब हम चलते हैं इसकी एक टेबल की तरफ और उसके बाद इनकी न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं आगे वाले पार्ट में। अब हम बात करते हैं जनरल मेथड की। जनरल मेथड में फॉर सपोज मैं ये कह दूं कि यहाँ पर x जो है वो मेरे पास रिएक्टेंट है और y जो है मेरे पास प्रोडक्ट है। तो अब मैं x और y के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करता हूँ कि x और y के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो ये x का अगर मुझे मास गिवन है तो मैं s के गिवन मास की मदद से मैं y का मास फाइंड कर सकता हूँ, मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, मैं इसके पार्टिकल्स फाइंड कर सकता हूँ। पार्टिकल्स मेरे पास एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, या मोल में फाइंड कर सकता हूँ। तो मतलब रिएक्टेंट जो x है उसके गिवन मास से मैं y का मतलब प्रोडक्ट का मास भी फाइंड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट y का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकता हूँ, उसके पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकता हूँ, या उसके मोल्स फाइंड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास x का वॉल्यूम गिवन है तो x के गिवन वॉल्यूम से मैं y के मासेस, y का वॉल्यूम, y के पार्टिकल या y के मोल्स डिटरमाइन कर सकता हूँ। ये एक रिलेशन हो गया। अगर मुझे x के मोल्स गिवन हैं तो x के गिवन मोल से मैं y का मासेस, y का वॉल्यूम, y के पार्टिकल्स या y के मोल्स डिटरमाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे x के पार्टिकल्स गिवन हैं, पार्टिकल्स अगर x के गिवन है तो मैं x के पार्टिकल की मदद से y का मासेस या y का वॉल्यूम या y का पार्टिकल या y के मोल्स डिटरमाइन कर सकता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ x और y के दरमियान रिलेशन की। तो यहाँ पर x सपोज करें रिएक्टेंट है और y जो है प्रोडक्ट है। अगर आपको रिएक्टेंट साइड कुछ गिवन है तो आपको प्रोडक्ट साइड कुछ फाइंड करना होगा। अगर प्रोडक्ट साइड इन चारों वैल्यूज में से कोई भी गिवन है तो आप रिएक्टेंट का कुछ भी वैल्यू इनसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड। वैसे ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें यहाँ पर ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शंस यूज करने हैं जो इरिवर्सिबल हों। तो फिलहाल तक हमने इसको समझने के लिए इसको रिवर्सिबल नहीं रखा, इरिवर्सिबल रख दिया है। अब हम देखते हैं कि भाई इसके मेरे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, और इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब मुझे इसके गिवन्स हैं 4 मोल्स, तो मैं कह दूंगा ये 2 का क्या है, डबल। तो 2 का डबल है ये, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 मोल्स, और इस 2 का भी डबल क्या हो जाएगा, 4 मोल्स।
तो ये हमें क्लियर हो गया कि मोल्स की मदद से आप मोल्स डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर मुझे यहां पर मासेस गिवन होता, क्या गिवन होता, मास गिवन होता, मैं ये कहता कि एक सल्फर 32 के बराबर है, इसके मोल्स हैं 2, एक सल्फर 32 के बराबर है क्योंकि उसका एटॉमिक मास जो है 32 है। 2 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 32 है क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का 32 हो गया, तो मैं सम अप कर दूंगा कि ये 64 हो गया। 64 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि एक सल्फर डाइऑक्साइड का 64 है, एक सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन का 32। अब इसके मोल्स 2 हैं तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 64, 2 मल्टीप्लाइड बाय 64, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 4 द 8, 2 6 द 12। तो 128 ग्राम मुझे किसके गिवन है, सपोज कर लें सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स के, और ऑक्सीजन के मुझे कितने ग्राम्स गिवन हैं, 32 ग्राम्स गिवन हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितने मोल्स बन जाते हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं, हम इसके मासेस को कैलकुलेट करते हैं। एक सल्फर का 32 है और 3 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। इनको आप सम अप कर लो, 2 और 8 10 हो जाएंगे, 1 कैरी कर दें, 4 5 एंड 3 8, तो 80 हो गया। 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 160। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 128 ग्राम 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स, कितने सल्फर डाइऑक्साइड का मासेस सप्लाई करें, 160। तो अगर आप इनको सम अप करके देखेंगे तो ये सम अप सेम ही आएगा, जिसको आप ये कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये क्या करा है, ओबे करा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करा है, ओबे करा। लेकिन हम यहाँ पर मास मास रिलेशनशिप की बात करें, अगर मैं यहाँ पर इसका मास हाफ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 64 ग्राम कर लेता हूँ, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि ये 128 का क्या है, हाफ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कितना बन जाएगा, 80। तो इनको आप सम अप करोगे, अगेन क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये कहेंगे, इसको आप कहेंगे मोल, इसको आप कहेंगे मास रिलेशन, ये मोल मोल रिलेशन हो गया, ये मास मास रिलेशन हो गया। अब हम इसको क्या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, या पार्टिकल रिलेशन कैसे करेंगे, 2SO2 प्लस O2 टू प्रोड्यूस 2SO3। अब यहाँ पर हमारे पास कितने इसके एवोगैड्रो नंबर, 2Na, इसके 1 into Na, इसके 2 into Na, मतलब इसके 2 मोल्स हैं तो एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके बराबर होता है, 6.02 into 10 to the power 23 के। तो आपने लिखा कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं तो 2 एवोगैड्रो नंबर जो है Na का जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन का 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके 2 मोल्स हैं तो एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर हमारे पास यहाँ पर यूं आ जाता है कि भाई 2 मोल्स के बजाय इसके 4 मोल्स हैं, तो आप 4 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, Na के साथ कर दोगे, क्योंकि इसके 2 मोल्स गिवन थे। अब आपको कितने गिवन हैं, 4 मोल्स हैं। अगर इसके 4 मोल्स हैं तो आप इस रिलेशन को देख लें, इसके 2 मोल्स हैं तो इसके कितने हैं, एक गिवन को अननोन के साथ कंपैरिजन करवाएं, तो इसके 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स हैं, 1। तो अब इसका 4 है तो इसके क्या होने चाहिए, मतलब ये 2 का क्या है, हाफ, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई Na। अगेन इस रिलेशन को फिर यूज करें, इसके 2 मोल्स हैं तो इसके भी 2 मोल्स हैं। अब अगर इसके गिवन 4 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, इसके भी 4 हो जाएंगे, 4 into Na। तो इसी तरह हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल्स मिल जाएंगे। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि मास मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सेम हो सकता है, लेकिन मोल्स या पार्टिकल्स सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। तो ये आपको याद रखना है। ये पार्टिकल्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो आप कह सकते हो कि
किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है एट एसटीपी जो होता है वो 22.414 डीएम क्यूब होता है, या 22414 सीएम क्यूब हो जाएगा, या 0.02214 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो ये 1 मोल इन वैल्यूज़ के बराबर होता है। अब डिपेंड करता है हमें किस क्वांटिटी में गिवन है, डीएम क्यूब में, सीएम क्यूब में, या क्यूबिक मीटर में, या मीटर क्यूब में। तो इसी तरह उसी रिलेशन को आप उसी रिलेशन में ही जाके सॉल्व करेंगे। तो अगर मुझे 2 मोल्स गिवन है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 22.4 के साथ। अब इसका 1 मोल है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 कर दिया। और अगर यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 के साथ। अब इसका जितना भी हमें वॉल्यूम मिले, अगर मुझे इसके अब गिवन कितने हैं, 4 मोल्स हैं, 4, तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे करना है 22.4 के साथ। अब ये 2 मोल्स था तो ये 1 मोल था, तो अब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2, 22.4। इसके 2 मोल्स हैं और इसके कितने थे, 2 मोल्स थे। तो अब यहाँ पर इसके 4 मोल्स गिवन है तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। तो इसको आप कहेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ इनकी अगर आप ये टेबल समझ लोगे तो फिर आसानी से आप किसी भी स्टोइकोमेट्रिक के न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। अब हम चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जब आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखें कि हो सकता है इक्वेशन आपको गिवन हो सकता है इक्वेशन गिवन ना हो, जस्ट आपको स्टेटमेंट गिवन हो। क्योंकि आप जिस लेवल में पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन आपको गिवन हो। तो इक्वेशन गिवन ना होने की वजह से आपको इक्वेशन खुद बनानी है और इक्वेशन को बैलेंस्ड भी करना है। इक्वेशन भी बनानी है और इक्वेशन को बैलेंस्ड भी करना है। इक्वेशन को अगर आपने प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लिया, इक्वेशन सही बना ली, तो समझ लो आपने न्यूमेरिकल इजीली कर लिया। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म। अब इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स गिवन हैं, 25 ग्राम्स, जबकि हमें किसके ग्राम फाइंड करें, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के। अब इस न्यूमेरिकल में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। मैंने बोला था कि जब भी आप स्टोइकोमेट्रिक का न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर तो रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट 2 हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट होते भी तो आपको उन दोनों रिएक्टेंट में से किसी भी एक रिएक्टेंट का वैल्यू गिवन होता और उस रिलेशन को आप मास वॉल्यूम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते और सभी का मास गिवन होता, या किसी भी 2 का गिवन होता, या किसी भी 3 का गिवन होता, तो आप ये याद रख लो कि वो स्टोइकोमेट्री का पार्ट नहीं, फिर आप उसको स्टोइकोमेट्री का एक और पार्ट कहेंगे जिसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट के हवाले से जाके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पहले इक्वेशन के हिसाब से आपने देखना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पर देख लो, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ये है, 2 ये हैं, तो कितने हो गए, 3। इट मीन्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो दोनों साइड मासेस भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि मास रिलेशनशिप शो हो रहा है। अब यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, कार्बन का 12 है, और 3 ऑक्सीजन को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो इनको मल्टीप्लाई जब करोगे या सम अप कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। इस कैल्शियम के लिए अगेन 40, ऑक्सीजन के लिए 16, तो इनको सम अप कर दोगे तो ये हो जाएगा 56 ग्राम। इस कार्बन के लिए 12,
और ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं, 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 44 ग्राम। ये जो आपने क्वांटिटी नोट की है इसको आप कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, ये अमाउंट आपने इक्वेशन के बिहाफ पे बनाया है। अब आपको गिवन कितने ग्राम्स हैं? 25 ग्राम्स गिवन हैं। अब हमें किसके ग्राम्स डिटरमाइन करने हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के। किसके मासेस डिटरमाइन करने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अब गिवन को अननोन से कंपैरिजन करेंगे। अब गिवन आपके पास कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, और अननोन आपके पास कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस तरह रिलेशन दे सकते हो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेशन किसके साथ पहले फाइंड करो? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। फिर कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेशन किसके साथ फाइंड करो? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्योंकि गिवन की मदद से आप अननोन फाइंड करेंगे। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल अननोन है, आपको पता नहीं है इनका कितना अमाउंट मिलेगा, तो आप इनको डिटरमाइन करने जा रहे हो तो इनको आप उससे ही कंपैरिजन कराओगे जो आपको गिवन होगा। तो इक्वेशन के हिसाब से इसका 100 ग्राम है, इक्वेशन के हिसाब से इसका 56 ग्राम है, इक्वेशन के हिसाब से अगेन इसका 100 ग्राम है, और इक्वेशन के हिसाब से इसके कितने ग्रेव्स हैं? 44। तो इसको आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अमाउंट भी कह सकते हो। अब इसके कितने ग्राम्स गिवन है? 25। यहाँ पर लिख दो x, क्योंकि ये आपको डिटरमाइन करना है। जो अननोन होता है वहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट करते हैं? x। अगेन इसके लिए भी सेम, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के आपको कितने ग्राम्स गिवन है क्वेश्चन में? 25 ग्राम। तो यहाँ पर आपने लिख दिया x। अब इसको सोल्व करने के लिए आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि भाई 100 का 25 कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। तो 56 का 4th पार्ट बना लो, या ऐसा कर लो कि ये 100 का 4th पार्ट है तो इसको आप 4 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फिर अगेन रिलेशन देखो कि ये 100 का 4th पार्ट है तो इसका भी 4th पार्ट निकालो, या ऐसा कर दो कि इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो आप इस तरह बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब मैंने क्या किया? 100 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, और 25 को मल्टीप्लाई करा दिया 56 के साथ। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी। अब मुझे x तो डिटरमाइन करना है। अब 100 इधर मल्टीप्लाइड में इधर शिफ्ट करा दूं, डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 25 इंटू 56 डिवाइड बाय 100। अब 25 का टेबल 25 पे 1 टाइम और 100 के ऊपर 4 टाइम। अब 4 का टेबल क्या करोगे? 56 के ऊपर अप्लाई करोगे। 4 1 4, यहाँ से एक रह जाता है तो वो इस साइड चला जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 16 के ऊपर 4 टाइम। तो टोटल कितने ग्राम्स मिल गए? 14 ग्राम्स हमें मिल गए किसके? कैल्शियम ऑक्साइड के। सेम कैसे यहाँ पर भी 100 को मल्टीप्लाई करा दिया आपने x के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन गया 100x, और 25 को मल्टीप्लाई करा दिया 44 के साथ। अब x हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 44 डिवाइडेड बाय 100। तो 25 का टेबल 25 के ऊपर एक मरतबा और 100 के ऊपर 4 टाइम, और 4 का टेबल 44 के ऊपर कितनी मरतबा? 11 टाइम। तो कितने ग्राम्स मिल गए? 11 ग्राम्स। अब अगर आप सम अप करना चाहो तो 14 और 11 कितने हो जाएंगे? 25, और आपको भी गिवन कितने थे? 25। तो मास मास जो रिलेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। आप डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 100 का ये 4th पार्ट है तो इसका भी 4th पार्ट बना लो, इसका भी 4th पार्ट बना लो। 4th पार्ट का मतलब सीधा सीधा बनाओ, आपकी मर्जी, या 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम रिलेशन की, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की। नेक्स्ट है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होगा? गिवन मास होगा, हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, या गिवन वॉल्यूम होगा, हम मास फाइंड करेंगे। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन आर द नेचुरल गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम along with the heat
हीट का कितना अमाउंट होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू -890 किलो जूल पर मोल। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद कर लें तो अच्छी बात है। अभी हम बात करें कि CH4 जो नेचुरल गैस है बर्न हो रही है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। अब देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, 2 to the 4 हाइड्रोजन भी 4 हैं, यहाँ पर 2 to the 4 ऑक्सीजन 4 हैं, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 1 the 2 ये 2 ऑक्सीजन ये हो गए, कितने हो गए 4। तो इक्वेशन मीन्स बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन के हिसाब से इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल, इक्वेशन के हिसाब से इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल, इक्वेशन के हिसाब से इसके 1 मोल, इक्वेशन के हिसाब से इसके 2 मोल। क्योंकि अब आप जो फाइंड करने जा रहे हो वो वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हो मास की मदद से। तो मास की मदद से जब आप वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हो तो आपको रिलेशन मोल और वॉल्यूम का डिटरमाइन करना होता है। तो आपको याद होगा कि 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 dm³ के बराबर होता है। किसी भी गैस का एट STP 1 मोल इज इक्वल टू 22.4। तो आपको अब इसके ग्राम्स गिवन है 20 ग्राम्स कह रहा है, इसके कितने वॉल्यूम आपको चाहिए, इसके कितने वॉल्यूम बनेंगे और इसके भी कितने वॉल्यूम बनेंगे। क्लियर, ये कितना हमें रिक्वायर्ड है और ये हमें कितने दोनों प्रोड्यूस होंगे, इनको हम डिटरमाइन करेंगे। हमें गिवन क्या है, मास गिवन है। तो मास की मदद से हम, अब यहाँ पर हमें मास गिवन है तो मास की मदद से आप डायरेक्ट वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन नहीं है बल्कि मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन है। तो इस गिवन मास को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे। तो अगर आपको मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सीखे हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर इनमें कन्फ्यूजन है तो मेरे पास इनके वीडियोस पहले से बने हुए हैं, मेरे चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पर आप मोल एंड एवोगाड्रो नंबर के रिलेशन को देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास इन ग्राम 20 गिवन है, किसका ये 20 ग्राम गिवन है, CH4 का। तो CH4 का जो मोलर मास बनता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब 4 का डबल इसके ऊपर 4 टाइम और 4 का डबल इसके ऊपर 5 टाइम, 5/4। 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.25 मोल्स। कितना आंसर आ जाएगा, 1.25 मोल्स। अब अगर इसको आप देख लें तो मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में रिलेशन बताया था मोल और पार्टिकल्स का, मोल और वॉल्यूम का। तो ये यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आप वहाँ पर उस रिलेशन को यूज़ करके इजीली क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके अब मासेस में से मोल्स मिल गए। कितने मोल्स मिले हैं, 1.25। तो मैं गिवन की मदद से किसको फाइंड कर रहा हूँ, अननोन को। अगेन गिवन की मदद से मैं किसको फाइंड कर रहा हूँ, अननोन को। अगेन मैं गिवन की मदद से किसको फाइंड कर रहा हूँ, अननोन को। तो मुझे इनका रिलेशन पहले लिखना होगा कि इनका आपस में रिलेशन है क्या। CH4 के कितने मोल्स हैं, आपने लिखा है कि इसके 1 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो अब 20 ग्राम्स में से ये तो 1 मोल इक्वेशन के हिसाब से है, ये 2 मोल्स भी इक्वेशन के हिसाब से हैं। तो अब 20 ग्राम में से इसके कितने मोल्स आपको डिटरमाइन हुए, 1.25। अब ये आपको डिटरमाइन करना है सेम मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं तो आप ये याद रखो, ये 1 का क्या है, डबल। तो 1.25 का डबल क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, तो आप या इस तरह कर सकते हो, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक्स हमें डिटरमाइन करना, एक्स इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1। 1 से डिवाइड करेंगे कुछ नहीं होगा, आंसर आ जाएगा 2.5। अब ये हमें मोल्स मिल गए किसके, ऑक्सीजन के। लेकिन आपको क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम। तो जितने मोल्स हैं आपको पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 के बराबर होता है। तो आपने 2.5 को मल्टीप्लाई करा देना है 22.4 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर इस तरह आ सकता है, या आप ये कह दो कि 1 मोल 22.4 के बराबर है, तो 2 मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका वैल्यू डबल कर दो। या इस तरह भी आप कर सकते हो, 1 मोल 22.4, दूसरा मोल भी 22.4 और थर्ड पॉइंट क्या है, 0.5, मतलब 1 मोल का हाफ। तो इस वैल्यू को अभी क्या बनाएंगे आप, हाफ 11.2 सम अप कर दो
448 एंड 2 10 पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर रहने दे, 1 को कैरी कर दे, 1 एंड 2 3, 3 एंड 2 5 एंड 1 6, 2 4 एंड 5। तो कितना डीएम क्यूब आ गया? 56 डीएम क्यूब आपको रिक्वायर्ड होगा किसका? ऑक्सीजन का। क्लियर? या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 22.4 जो है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आ जाए। तो इस तरह भी एमसीक्यूज हो सकता है। अगर यहाँ पर अगेन हम देखेंगे कि इसका 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितने मोल्स हैं? 1। तो रिलेशन देख लो 1 एंड 1, ये इक्वेशन के हिसाब से मोल है। अब गिवन ग्राम के हिसाब से इसके कितने मोल्स है? 1.25। तो यहाँ पर आप x लिख दो। अब यहाँ पर इसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, जब ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये 1.25 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? 1.25 ही होगा। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 1.25 मोल। अब आपको इसका भी क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस गिवन मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू 28 डीएम क्यूब आ जाएगा। कैसे? अब ये कह दो कि 1 मोल किसके बराबर है? 22.4 के बराबर है, और 0.25 मतलब 1 मोल का 4th पार्ट। तो 22.4 का हाफ क्या हो जाएगा? 11.2। 11.2 का हाफ क्या हो जाएगा? 5.6। तो इनको सम अप कर दो, 5.6 को 6 एंड 4 10, 1 कैरी, 5 एंड 3 8, 28 डीएम क्यूब हो गया। अब हम चलते हैं CH4 की तरफ। CH4 का देख लें 1 मोल है, और स्टीम के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो ये 1 मोल और इसके 2 मोल्स। अब इसके कितने मोल्स गिवन है? 1.25 गिवन मासेस के हिसाब से 1.25, तो ये आपने कर दिया x। यहाँ से ही आप देख लें कि ये 1 मोल है तो ये 2 है, मतलब 1 का ये डबल है, तो 1.25 का ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सेम केस जैसे आपने ऑक्सीजन में किया है। तो x 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, तो x इज इक्वल टू 2.5। अब ये आपको क्या मिल गए? मोल्स मिल गए। इन मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो आपने मल्टीप्लाई करना होगा 22.4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 56 डीएम क्यूब, जिस तरह ऑक्सीजन का आंसर आया था। अब हम चलते हैं 3rd नंबर न्यूमेरिकल की तरफ और लास्ट नंबर की तरफ, तो बने रहिएगा। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब इस 3rd नंबर पार्ट में हम बात करते हैं वॉल्यूम रिलेशन की। मतलब गिवन भी हमें वॉल्यूम होगा, डिटरमाइन भी हमें वॉल्यूम करना होगा। तो वॉल्यूम रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, जबकि अमोनिया के 2 मोल्स हैं। अब हमारे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इफ 500 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन इज सप्लाइड, हाउ मच amount of ammonia will be produced and how much hydrogen is required। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन एक क्वांटिटी है, उसकी मदद से हमें 2 क्वांटिटीज डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पर आप देख लें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करें? अमोनिया। अब आपको जो गिवन क्वांटिटी है वो डीएम क्यूब में है। तो अब यहाँ पर आप ये देख लो कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। तो आप 1 मोल को कंसीडर कर लें 1 डीएम क्यूब, क्योंकि आपको क्वांटिटी डीएम क्यूब में गिवन है। तो 1 मोल को आपने कंसीडर कर लिया 1 डीएम क्यूब। 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं तो ये कितने डीएम क्यूब? 3 डीएम क्यूब। और 2 मोल अमोनिया के हैं तो ये बन गए 2 डीएम क्यूब। तो याद रखें, जो भी क्वांटिटी आपको जिस फॉर्म में गिवन है उसको मोल को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो।
जैसे वॉल्यूम आपको लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, डीएम क्यूब में भी हो सकता है, सीएम क्यूब में भी हो सकता है, मीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो फिर आपको उस मोल को उस वैल्यू के फॉर्म में ही लिखना होगा। तो इस तरीके से आप इजीली उस आंसर को सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने लिखा 1 डीएम क्यूब क्योंकि ये 1 मोल था, इसके 3 मोल से तो मैंने 3 डीएम क्यूब लिखा, इसके 2 मोल से तो इसको मैंने 2 डीएम क्यूब लिखा। अब हमारे पास गिवन है 500 डीएम क्यूब। तो भाई इसको सोल्व करने से मैं इस तरह कह सकता हूं कि इसका 1 डीएम क्यूब है तो इसका 3 है, मतलब इससे ये 3 गुना ज़्यादा है। मतलब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन 3 मरतबा ज़्यादा चाहिए। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन 500 डीएम क्यूब है तो मुझे हाइड्रोजन कितनी चाहिए? डेफिनेटली 1500 डीएम क्यूब, क्योंकि ये 1 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 15 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई x, ये मुझे फाइंड करना है, ये भी मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैंने लिखा ये 1 डीएम क्यूब है तो ये कितना है? 2 डीएम क्यूब। ये 500 है तो डेफिनेटली ये कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए, मतलब 1000 होना चाहिए। तो मोल मोल रिलेशन को जिस तरह कर रहे थे, मास मास रिलेशन को जिस तरह कर रहे थे, इसको भी आप नोन की मदद से अननोन को फाइंड कर सकते हो। आपने लिखा नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने डीएम क्यूब? 1, हाइड्रोजन कितने? 3। अब नाइट्रोजन कितना है? 500, यहाँ पर लिख दिया x बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 500 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करें कुछ नहीं होगा, तो आंसर आ गया 1500 डीएम क्यूब। तो आपको हाइड्रोजन के कितने रिक्वायर्ड अमाउंट है? 1500 डीएम क्यूब। अब चलते हैं अगेन नाइट्रोजन विद द अमोनिया, क्योंकि गिवन को ये गिवन है, इसकी मदद से अननोन को फाइंड कर रहे हो। तो गिवन कितना है? इक्वेशन के हिसाब से 1 और इक्वेशन के हिसाब से अमोनिया का 2 डीएम क्यूब। अब गिवन है 500, तो आप यहाँ पर लिख दोगे x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 500 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1000 डीएम क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डीएम क्यूब गिवन है तो हमने डीएम क्यूब फाइंड कर लिया। अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह है कि 2SO2 प्लस O2 टू प्रोड्यूस 2SO3। अब इसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। इसके कितने मोल्स हैं? 1 मोल है। इसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इसकी अगर आपके पास 600 सीएम क्यूब हैं तो बताओ इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे? फिर आपने मोल को किस में कन्वर्ट कर लेना है? मोल को कंसीडर करना है कि ये सीएम क्यूब है। ये 1 मोल है तो ये 1 सीएम क्यूब है, ये 2 मोल है तो ये क्या है? 2 सीएम क्यूब है। तो इस तरह आप डिटरमाइन कर सकते हो। फिर मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि SO2 और O2 का रिलेशन, ये 2 मोल्स हैं तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया 2 सीएम क्यूब। ये 1 मोल है तो इसको मैंने कंसीडर कर दिया 1 सीएम क्यूब, क्योंकि मुझे जो गिवन है वो सीएम क्यूब है। अगर डीएम क्यूब गिवन होता तो मैं इसको डीएम क्यूब कंसीडर कर लेता, मोल को डीएम क्यूब कंसीडर करता। अगर मिलीलीटर गिवन होते तो मैं मोल को मिलीलीटर कंसीडर करता, और लीटर गिवन होते तो मैं इसको लीटर को जो है जितने मोल्स गिवन होते उसको मैं लीटर में कंसीडर कर लेता और इसी तरह ही लिखता। तो यहाँ पर आपको कितने गिवन है? 600। यहाँ पर आपने लिखा x। आप यहाँ पर इजीली बता सकते हो कि ये 2 मोल्स हैं या 2 सीएम क्यूब है तो ये 1 है, मतलब इसका ये जो वैल्यू आधा है तो 600 सीएम क्यूब का आधा कितना हो जाएगा? 300 सीएम क्यूब आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो कि भाई इसका जो ऑक्सीजन का हमें रिक्वायर्ड है वो कितने सीएम क्यूब है? 300 सीएम क्यूब है। सेम कैसे यहाँ पर देख लो कि इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि SO2 और SO3 में रिलेशन ये है कि इसके 2 सीएम क्यूब हैं और इसके भी 2 सीएम क्यूब हैं। इक्वेशन के हिसाब से जितने मोल्स हैं उतने सीएम क्यूब। तो अब आपको गिवन है 600 सीएम क्यूब, तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है? डायरेक्ट ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 6 होगा, 600 तो ये भी 600 सीएम क्यूब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। होपफुली आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सजेशन वगैरह है तो ऑलवेज वेलकम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।